अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे क्लास 9 बायोलॉजी यूनिट 7 बायो एनर्जेटिक्स के एक टॉपिक द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस को समझेंगे। फोटोसिंथेसिस क्या है, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि वो प्रोसेस होता है कि जिसमें प्लांट सूरज की मौजूदगी में, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर, इनकी मौजूदगी में किस चीज़ की सिंथेसिस करें, ग्लूकोज की सिंथेसिस करें। इस दौरान क्या चीज़ हो, एक तो सनलाइट हो, फोटो यानी सनलाइट हो, दूसरा क्या हो, क्लोरोफिल हो। ठीक है, अगर ये चीज़ें मौजूद हैं तो फिर प्लांट क्या करेगा, इसको इन सबको कन्वर्ट करेगा और ग्लूकोज जो है उसकी सिंथेसिस होगी। लेकिन ये जो ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है ये एक ख़ास स्पीड के साथ होगी। इस स्पीड को कम भी किया जा सकता है, इसको ज़्यादा भी किया जा सकता है। इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इस स्पीड को, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेंगे और ग्लूकोज की सिंथेसिस करेंगे ना, इस रेट ऑफ रिएक्शन को कुछ जो फैक्टर्स हैं, कुछ अवामिल है, वो कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम देखेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस। कहते हैं एनी एनवायरमेंटल फैक्टर, कोई भी माहौलियाती अवामिल हो सकते हैं, एब्सेंस जिन जो कि मौजूद ना हो, और डेफिशिएंसी या फिर उसकी कमी हो, यानी ऐसे फैक्टर जो कि मौजूद ना हो या फिर उसकी कमी हो, जो कि कम कर सकते हो द रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। रेट कहते हैं स्पीड को, ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को, ऐसे अवामिल जो किसी भी रिएक्शन के स्पीड को कम कर सकें। ठीक है, तो ऐसे ऐसे फैक्टर्स को हम क्या नाम देते हैं, लिमिटिंग फैक्टर्स फॉर दैट रिएक्शन। यानी किसी भी रिएक्शन के लिए फिर वो रिएक्शन, वो केमिकल्स क्या कहलाएंगे, वो फैक्टर्स क्या कहलाएंगे, लिमिटिंग फैक्टर्स कहलाएंगे। कहते हैं मैनी फैक्टर्स एक्ट्स एज ए लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। इसी तरह फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शंस हम देखते हैं ना, तो ये एक रिएक्शन तो होता नहीं है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। इनके लिए भी कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, महदूद कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से फोटोसिंथेसिस के लिए, इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर्स जो हैं फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से हैं। एक है लाइट इंटेंसिटी है, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी मोस्टली पूछा जाता है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ दीज इज अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आपके एमसीक्यूज के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाते हैं कि डिस्कस द फैक्टर्स ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आप इसमें से बता सकते हैं। तो ये तो आप लोगों के पास लिमिटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट हुआ। अब कौन कौन से ऐसे लिमिटिंग फैक्टर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के रेट को, उसके स्पीड को कम कर सकते हैं, तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले आता है इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी, यानी असर, इफेक्ट कहते हैं असर को, लाइट रोशनी, इंटेंसिटी कहते हैं शिद्दत को। रोशनी की शिद्दत में अगर कमी आ जाए या फिर ज़्यादती आ जाए तो क्या होगा। कहते हैं लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ रेडियंट एनर्जी। लाइट जो है रेडियंट एनर्जी की एक किस्म है। आप एमसीक्यूज़ के हवाले से देख लें कि रेडियंट एनर्जी की एक टाइप है, एक फॉर्म है, एक हालत है, विच द क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स एंड कन्वर्ट इट इनटू द केमिकल एनर्जी। और क्लोरोफिल उसको क्या करता है, रेडियंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये भी एमसीक्यूज़ के हवाले से जान ले, ये भी एमसीक्यूज़ आपका आ सकता है। कहते हैं द केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। केमिकल एनर्जी किस कहाँ पे स्टोर होती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। अब कहते हैं द लाइट इंटेंसिटी एंड द क्वालिटी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन टाइम टू टाइम। ये जो लाइट इंटेंसिटी ना, रोशनी की जो शिद्दत है और उनकी जो क्वालिटी है, जो वो भी जगह से एक जगह से दूसरी जगह, एक वक्त से लेकर दूसरे वक्त में ये कम या ज़्यादा हो सकती है। जैसे एट डॉन यानी सुबह सवेरे, एंड द सनसेट और जब सूरज गरूब होता है उस वक्त, इन विंटर सर्दियों में, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ लो। सूरज की जो रोशनी की जो शिद्दत है वो क्या होती है, कम होती है। अगर इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी, तो फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अच्छे से नहीं होगा। लेकिन जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है लाइट की, वो कब होती है, मिड डे, यानी दरमियाने, जो दिन का दरमियाना टाइम होता है, दोपहर का टाइम होता है, उस वक्त रोशनी की जो शिद्दत होती है वो मैक्सिमम होती है, वो ज़्यादा होती है। अब ये तो हमने उसकी टाइमिंग की बात की, किस तरह से ये कमी, कब ये कम या ज़्यादा होगी। अब कहते हैं कि द क्वालिटी एंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट अफेक्ट्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक तो क्वालिटी और दूसरी जो शिद्दत है, ये दोनों रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर सकते हैं। रेट मतलब स्पीड, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वहाँ पे जो रिएक्शन जो स्पीड के साथ हो रहे हैं उसके स्पीड को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। कहते हैं वेरी इंटेंस लाइट डैमेजेस क्लोरोफिल। अगर फॉर एग्जांपल बहुत तेज़ लाइट है, बहुत ज़्यादा तेज़ सूरज की रोशनी है, तो क्या होगा, क्लोरोफिल डैमेज होगा। क्लोरोफिल जब डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा, देयरफॉर हैज़ इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इनडायरेक्ट इफेक्ट आएगा फोटोसिंथेसिस के ऊपर, क्योंकि जब क्लोरोफिल डैमेज हो जाएगा तो क्लोरोफिल तो ज़रूरी चीज़ है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल अवेलेबल नहीं है तो फिर सूरज की एनर्जी, सूरज की जो लाइट है उसको, सूरज रेडिएंट एनर्जी उसको ट्रैप भी नहीं कर पाएगा प्लांट। तो अगर क्लोरोफिल डैमेज
डैमेज होगा तो इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा फोटोसिंथेसिस के ऊपर। वेरी वीक लाइट हैज़ लो एनर्जी, अगर लाइट बहुत कम है तो क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल के जरिए कम हो जाएगी। अगर क्लोरोफिल ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब वो एनर्जी स्टोर भी ज़्यादा नहीं कर पाएगा, एनर्जी स्टोर नहीं कर पाएगा तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं होगी। ग्लूकोज की फॉर्मेशन नहीं होगी, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो गया है, यहाँ पे कम हो गया है। नेक्स्ट कहते हैं कि इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर क्या असर डालता है अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को कम या ज़्यादा किया जाए। कहते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी एक रॉ मटेरियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और ये क्या करता है, जो ग्लूकोज होता है, अगर इसका फॉर्मूला हम देखते हैं C6H12O6 अगर हम देखें, इसमें मेन कॉम्पोनेंट है ये क्या है, कार्बन, और ये कार्बन कहाँ से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी तो ये जो रेट ऑफ डार्क रिएक्शन है ना ये ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब कि ग्लूकोज की सिंथेसिस ज़्यादा हो जाएगी। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के ऊपर असरअंदाज होते हैं। अब अगर स्टोमेटा ओपन होंगे तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा। फॉर एग्जांपल स्टोमेटा किसी वजह से बंद हो गए हैं, अब कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर नहीं जा पा रहा। जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जाएगा तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो मेसोफिल टिश्यू के अंदर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मेसोफिल टिश्यू क्या होगी, ये वो टिश्यूज है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म होती नहीं, वो सेल्स जो कि मोस्टली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार वहाँ पे कम हो जाएगी तो यहाँ पे देखिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के जो मिकदार है वो भी फोटोसिंथेसिस के ऊपर असरअंदाज हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन में आपको बताया गया है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार देख लें तो वो 0.03% है एयर के अंदर। ये आप MCQs के हवाले से देख लें, आपसे MCQs में पूछा जा सकता है। ऑक्सीजन की मिकदार देख लें तो वो 21% है, नाइट्रोजन की मिकदार देख लें तो वो कितनी है, वो 78% है, और इस तरह कुछ बाकी भी ट्रेसेस अमाउंट में बाकी भी गैसेस मौजूद होती हैं। अब कहते हैं ये कॉन्स्टेंटली एयर से ऑटोट्रोफ्स जो थे प्लांट्स होते हैं एयर के अंदर से इसको रिमूव करते हैं, एयर के अंदर से उसको लेते हैं और उसको ग्लूकोज के अंदर उसको कन्वर्ट करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में उसको यूज़ करते हैं। अब कहते हैं द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। अब अगर प्लांट्स उसको ले रहे हैं इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को कम होना चाहिए, हालांकि वो तो कांस्टेंट रहते हैं, वो तो इतना ही 0.03% रहता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो प्लांट होते हैं जो वो ग्लूकोज के सिंथेसाइज कर लेते हैं तो वो यही ग्लूकोज जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लेते हैं और रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसको तोड़ते हैं और इससे वापस से कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से अवेलेबल होते हैं, प्लांट उसको फिर से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है, इससे आप लोग देख लें, इसके MCQs आपके इसमें आ सकते हैं। हम नेक्स्ट कहते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का फोटोसिंथेसिस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम कहते हैं ना मौजू एक नॉर्मल लेवल जो टेम्परेचर का है, अगर एक खास टेम्परेचर अवेलेबल है, सही है, नॉर्मल टेम्परेचर है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक नॉर्मल लेवल पे चलेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर में इजाफा हुआ या फिर कमी आ गई, ठीक है, तो टेम्परेचर का जो नेगेटिव इफेक्ट होगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के ऊपर, मतलब स्पीड ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो असरअंदाज के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। जनरली फॉर एग्जांपल टेम्परेचर जो है अगर 20 to 30% है तो मोस्ट सुटेबल है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये MCQs के हवाले से देख लें, ये MCQs में आता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो फेवरेबल टेम्परेचर है वो कितना, वो 20 से 30 है। अगर इतना टेम्परेचर होगा तो बेहतर तरीके से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म होगा। व्हेन द टेम्परेचर एक्सीड्स 30, अगर टेम्परेचर इससे बढ़ जाएगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कम हो जाएगा, और अगर इससे टेम्परेचर कम हो गया फिर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो कम हो जाएगा, और इवन जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो इवन के स्टॉप भी हो जाता है। अब ऐसे प्लांट्स जो कि मतलब गर्म इलाकों में है, सहराई इलाकों में है, या फिर जो बर्फ़बारी जहाँ पे होती है तो वहाँ पे ये प्रोसेस कैसे होंगे, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वहाँ होगा भी या नहीं होगा। सो कहते हैं प्लांट्स ग्रोइंग इन ड्राई और हॉट लोकेलिटीज़, यानी जो सहरा एरियाज़ होते हैं, सहराई इलाके होते हैं, वहाँ पे भी प्लांट्स तो ग्रो करते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि बर्फ़ में फिर भी ग्रो कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ऐसा क्या होता है कि वहाँ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी परफॉर्म हो रहा होता है। तो वो प्लांट क्या कर लेते हैं, खुद अपने अंदर ऐसे तब्दीलियाँ लेकर आ जाते हैं और वो खुद को अडॉप्ट कर लेते हैं उससे हाई और लो टेम्परेचर के लिए, फिर वो उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। चाहे वहाँ टेम्परेचर कम हो तो वो कम टेम्परेचर के साथ ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं। अगर कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो भी वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर के साथ भी वो अपना वो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली अगर हम देखें तो वो 20 to 30% फेवरेबल कंडीशन है। फिर भी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि गर्मी में रहते हैं, जैसे कैक्टस हैं, ठीक है,
कैक्टस जो है ये क्या होते हैं, हाई टेम्परे जो सहराई इलाके होते हैं वहाँ पे अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। इस तरह कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि बर्फ़ इलाकों में भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरली आप लोग के पास कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स हमने कहा, ये वो फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी रिएक्शन को एक तरह से उसके रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर दें। तो ऐसे फैक्टर्स को हम क्या कह सकते हैं, लिमिटिंग फैक्टर। ये इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो सकते हैं, इसमें आपके पास आ सकते हैं लाइट इंटेंसिटी, इसी तरह टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर की अवेलेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर सकता है, ठीक है। और कहते हैं कुरानिक इन्फॉर्मेशन में देखें, अल्लाह द अलमाइटी हैज़ क्रिएटेड सन एज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एक अल्टीमेट एक वाहिद सोर्स ऑफ एनर्जी है फूड के लिए। और ये जितनी भी लाइफ के फॉर्म्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे बैक्टीरिया, कोई भी हैं, तो अर्थ के ऊपर कोई भी लाइफ को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो ये है लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे।